प्राकृतिक रूप से जगत विविधताओं से बनते हैं। विश्व का शब्दार्थ ही यही है कि विविधताओं से भरे हुए चीज़। अंग्रेजी भाषा में भी यूनिवर्स का यही है, विविधताओं का एकता। वो नहीं चाहते हैं, एक ही में है एकता, जिससे वह सरलता से मनुष्य को हमेशा उपयोग करता ना रहें, केवल उपभोक्ता करता रहें। हम लोगों की जीवन काल में ही 40-50 वर्ष पहले हम लोग सोचते थे अपने को हम यूज़र हैं, उपयोग करने वाले हैं संसाधनों का। लेकिन ये पिछले कुछ दशकों में संपूर्ण मनुष्य को उपयोगकर्ता से उपभोगकर्ता में परिणत कर दिया, यूज़र से कंज्यूमर में परिणत कर दिया। आज हम एक कंज्यूमर हैं और कंज्यूमर के लिए वस्तुओं को, उपयोगी वस्तुओं को समाप्त करने के, उपभोग करने के अतिरिक्त हम समय की दृष्टि से उपयोग कर नहीं पाते हैं। तो इससे एक बहुत बड़ी प्राचीन भारतीय या प्राचीन जगत की जो सांस्कृतिक परंपरा है वो नष्ट होने लग गए हैं। उस नष्ट होने की प्रक्रिया में तिब्बती साहित्य, बहुत सा समूह, बहुत सा जनता, बहुत सा राष्ट्र शिकार हो गए, कुछ समाप्ति हो गए, कुछ अभी समाप्त होने की कगार पर हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में तिब्बत की संस्कृति को और सभ्यता को समाप्त करना चीनी शासकों का एक बहुत बड़ा उद्देश्य बन गया था, क्योंकि संपूर्ण चीन में तिब्बत, मंगोलिया और मैचुरिया ये तीनों बौद्ध संस्कृति के अनुयायी थे और बौद्ध संस्कृति में जीते थे। तो वह उनकी अपने पूंजीवाद मूलक तानाशाही को कायम रखने में एक चुनौती के रूप में देखने लगे थे। तो इसलिए ये सब जो चीन की पूंजीवाद तानाशाही की पद्धति से मिल नहीं खाने वाले जितना भी सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं, साहित्य हैं, उन सब को पूर्ण रूप से जब तक नष्ट नहीं हो जाएंगे तो चीन के अपने शासन को स्थिरत्व नहीं मिलेगा। इसका व्यय उनको सता रहे थे प्रारंभ से ही आज तक। तो उस प्रक्रिया में जो हम लोग पीड़ित हैं, शिकार हैं, तो जिससे हम बचने के लिए प्रयासरत था। इस बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात
कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुआ। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत से अनेक देश स्वाधीन प्राप्त हुआ, आंशिक स्वाधीन प्राप्त हुआ। जिस प्रकार के स्वराज गांधी जी चाहते थे वो तो नहीं हुआ, परंतु राजनीतिक की दृष्टि से पृथक बहुत सा देश हो गए, जिसमें हिंदुस्तान भी सम्मिलित है। लेकिन आज भी मैकॉले की शिक्षा तो नहीं कहना चाहिए, एजुकेशन पद्धति हम ढो रहे हैं। राधा कृष्ण कमीशन से लेकर के रामामूर्ति कमीशन तक, मुझे याद नहीं है कितना कमीशन बैठाया गया, लेकिन मैकॉले को उखाड़ कर बाहर नहीं फेंक पाए। राजनीति की दृष्टि से हम स्वाधीन होने पर भी भाषा की दृष्टि से और एजुकेशन की पद्धति की दृष्टि से आज भी हम पराधीन हैं, प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में। नई शिक्षा नीति बहुत जोर शोर से बना, उसमें हम लोगों से भी सुझाव लिए किए, पता नहीं लाखों सुझाव कहाँ कहाँ से आए होंगे, अब वो प्रचलित हैं। लेकिन उसमें मैकॉले का बू जगह जगह बढ़ाते हैं आज भी। उससे पूरा हम निकल जाएं तो हम दुनिया में अकेला हो जाएगा और एक प्रकार से दुनिया की समूह में अपने को एक प्रकार से हीनता भाव से ग्रस्त होंगे, ऐसा बहुत लोगों के हृदय में भय है। तो इसलिए हम लोग इस समय मात्र तिब्बती परंपरा को, संस्कृति को, सभ्यता को बचाने की, संरक्षण और सुरक्षित करने की प्रयास मात्र नहीं कर रहे हैं। वो तो उस प्रयास करना तो हमारा उद्देश्य है, लेकिन उसकी जो व्यापक पृष्ठभूमि है वो एक परिवर्तनशील और परिवर्तन उन्मुख एक दो सभ्यताओं की संघर्ष की एक छोटा अंश है। जब तक हम व्यापक एक विविधता को रहना है या विविधता रहित एक ही झुंड में सब जाना है, ये संपूर्ण मानव जात के समय दो विकल्प प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें हम विविधता को रखना चाहिए। विविधता के बिना एकता कोई अर्थ होता नहीं है, समन्वय के बात होता नहीं है। सब चीज़ें एक ही जैसा हो जाए तो उसमें समता भिन्नता की रेखा ही मिट जाएगा। तो एक प्रकृति में विविधता की आवश्यकता और उसकी महत्व हम भूल जाएंगे। प्रकृति ने, या अगर ईश्वरवादी हो तो ईश्वर ने इस पृथ्वी पर इतना संख्या में जो मनुष्य उत्पन्न किया है, मनुष्य उपस्थित हैं, या उसमें क्यों नहीं मिलते हैं दो
एक ही जैसे। एक साथ जन्म लेने वाले दो जोड़े बच्चे को भी अपने अपने पहचान रहता है। ये श्याम है, ये राम है, नाम रख दिया जाए तो उसका पहचान बहुत एक जैसा होने पर भी। चने के हजारों दानों में भी अपने अपने एक विशेषता परिलक्षित होते हैं। तो ये प्रकृति के नियम है। इस प्रकृति के नियम को हटा करके संपूर्ण एक रूपता में वैश्वीकरण के अंतर्गत केवल मनुष्य का जीवन का अर्थ कंज्यूम करना है, उपभोग करना है। उपभोग करके उत्पादन करने वालों को मुनाफा देना है। इतना ही जीवन का उद्देश्य रह जाए तब इस जगत की अर्थ क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न से जूझते हुए हम लोग एक योग परिवर्तन के और योग परिवर्तन दृश्यगत अदृश्यगत दोनों के अर्थ जो हो रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा सर्वभौम दायित्व को लेकर के एक कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए इस संस्था के अध्यापक हो, कार्यकर्ता हो, छात्र हो, इन सब के ऊपर एक सर्वभौम दायित्व, यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा है। इस यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसा निभाया जाए, कैसा वहन किया जाए, इसमें सबसे प्रथम महत्व स्व को पहचाना है। मैं कौन हूँ और क्या हूँ, क्यों हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है। इन सब के विषय में मानना छोड़ करके जानना होगा। मैकॉले की शिक्षा पद्धति में, मैकॉले की एजुकेशन पद्धति में, शिक्षा तो उनके पास है नहीं, एजुकेशन पद्धति में मनवा लेते हैं, जानकारी नहीं देते हैं। अध्यापक ने कहा, किताब में लिखा हुआ है, अमुक साइंसदानों ने इसको आविष्कार करके सिद्ध कर लिया है। एक सज्जन से मैं पूछ रहा था कि हम बंदर की वंशज हैं, तो मैंने कहा कि आप कैसे जाने? अरे वो तो बहुत पहले लिखा गया है, अमुक कथूरी है इसमें। नहीं, वो तो ठीक है, मैं भी जानता हूँ आप लिखा गया है, लेकिन आपने कैसा जाना? हमको जानने की क्या ज़रूरत है, वो तो सब चीज़ सिद्ध हुआ है। तो फिर मैंने पूछा कि ऐसा है तो फिर आज मैं धर्मशाला में रहता हूँ, बहुत से बंदर घूमते हैं, उन लोगों का क्या दोष था, क्या अपराध था, वो मानव नहीं बने। जो मानव बनने वाले बंदर में कोई दूसरा जीन्स या इसमें कोई दूसरा जीन्स है इसका, अब थोड़ा बताइए। इस पर तो हमने सोचा नहीं। तो इस पर आपने सोचा नहीं तो फिर आपने मान लिया है ना कि आपने जाना नहीं है। तो जाना और माने में बहुत बड़ा भेद है। तो उस भेद को समझने बिना
या जाने की इच्छा रखे बिना, तो इसलिए भगवान बुद्ध को कहना पड़ा कि मेरे वचनों को मैंने कहा है इस करके मत मान लिए। जैसा है कि स्वर्ण करने वाले जो स्वर्ण को ताप कर, छेद कर, रगड़ कर परीक्षा करते हैं, उस तरह से युक्ति के माध्यम से परीक्षा करके जब आपको समझ में आता है तब मानिए। ये बहुत विशेष उनका आग्रह था, उपदेश था कि हम जाने की ओर जाना चाहिए, मानने की ओर नहीं जाना चाहिए।